Hello students, myself Mangiram Gate, PGT Economics. Today we will discuss about an important economic factor that is demand and law of demand. आज हम मांग और मांग के नियम के विषय में जानेंगे। मांग संपूर्ण अर्थव्यवस्था की धुरी है। सारी अर्थव्यवस्थाएं और संपूर्ण अर्थशास्त्र इस एक शब्द मांग के ही इर्द गिर्द घूमते हैं। वर्तमान में जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना महामारी ने संपूर्ण विश्व के समक्ष एक संकट खड़ा कर दिया है। इस संकट में सभी अर्थशास्त्री एक और खतरा भांप रहे हैं कि आने वाले समय में हमें एक आर्थिक महामंदी देखने को मिल सकती है। यदि आप जानने की कोशिश करेंगे कि इस आर्थिक महामंदी का कारण क्या है, तो वह कारण भी आपको मांग में मिलेगा, क्योंकि इस कोरोना संकट की वजह से मांग में अप्रत्याशित कमी दर्ज की गई है, और जब मांग में कमी होती है तो मांग में कमी आगे चलकर आर्थिक मंदी का कारण बनती है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि मांग क्या है, मांग का नियम क्या है, व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड। देखिए, आम बोलचाल की भाषा में मांग शब्द का अर्थ इकोनॉमिक्स में मांग शब्द के अर्थ से पूर्णतः भिन्न है। आम बोलचाल की भाषा में हम मांग शब्द का जो अर्थ निकालते हैं वह लगभग वैसा ही होता है जैसा इस शब्द से हमें प्रतीत होता है, परंतु अर्थशास्त्र में मांग शब्द का प्रयोग विशेष अर्थों में किया जाता है। सामान्य शब्दों में अगर मैं कहूं तो अगर किसी बच्चे को भूख लगी है तो उसे दूध की जरूरत है, तो हम कहते हैं कि इस दूध की मांग है, उस बच्चे ने दूध की मांग की है। इसी प्रकार यदि कोई बच्चा या कोई लड़का अपने पिता से मोटरसाइकिल की मांग करता है तो हम उसे भी मांग मान लेते हैं। लड़कियों वाला यदि विवाह में, शादी में दहेज की मांग करता है तो हम उसे भी मांग कहते हैं। आपकी भी इच्छा होगी कि आपके पास एक बड़ी कार हो, एक बड़ा घर हो, तो हम इन सब को भी मांग के रूप में ही लेते हैं। परंतु अर्थशास्त्र में मांग शब्द का अर्थ भिन्न है और इसका प्रयोग अत्यंत विशेष अर्थों में किया जाता है। तो अर्थशास्त्र में मांग शब्द का अर्थ जानने के लिए हमें इसकी परिभाषा को देखना होगा। तो आइए चलते हैं इकोनॉमिक्स में डिमांड यानी मांग की परिभाषा क्या है। तो आइए देखते हैं मांग की परिभाषा को। डेफिनेशन ऑफ डिमांड: द डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ इट that a consumer will purchase or will be ready to take off from the market at various given prices in a given period of time। हिंदी में, किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक उपभोक्ता दी गई अवधि में विभिन्न कीमतों पर खरीदने की क्षमता रखता है और खरीदने को तैयार है को हम वस्तु की मांग कहते हैं। तो इस परिभाषा से हमें मांग की कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं का पता चलता है। हम उन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं कि सामान्य बोलचाल में मांग से अर्थशास्त्र में मांग किस प्रकार भिन्न है। तो आइए अपनी मांग की परिभाषा के आधार पर हम मांग के लिए आवश्यक कारकों की पहचान करते हैं। देखिए, आम बोलचाल की भाषा में हम इच्छा को ही मांग मान लेते हैं और इच्छा और मांग में कोई भेद नहीं करते, परंतु अर्थशास्त्र में इच्छा, आवश्यकता और मांग ये तीनों अलग अलग कारक हैं। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं एक महंगी कार खरीदना चाहता हूं, परंतु मेरे पास उस कार को खरीदने लायक पैसे नहीं है। दूसरे शब्दों में, मेरी क्रय शक्ति इतनी नहीं है कि मैं उस कार को खरीद सकूं। तो उस कार को खरीदने की मेरी मांग नहीं है, यह केवल मेरी एक इच्छा है। इच्छा को मांग बनाने के लिए मुझे दो और कारकों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें पहला है खरीदने की क्षमता, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं क्रय शक्ति, और तीसरा है खरीदने की तत्परता। सो वी कैन से दैट डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे, और वी कैन से परचेजिंग पावर प्लस रेडीनेस फॉर बाइंग। ये तीनों चीजें जब इकट्ठा होती हैं तो ही कोई इच्छा मांग का रूप धारण कर पाती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक जो हमें परिभाषा से पता चलता है वह यह है कि उपभोक्ता वस्तु को निश्चित कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार हो। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप बाजार में टमाटर खरीदने के लिए गए। सब्जी वाले ने आपसे भाव बताया कि टमाटर 40 रुपए किलो है, परंतु आप सोचते हैं कि मैं 30 रुपए किलो ही टमाटर खरीदूंगा। आप टमाटर खरीदना चाहते हैं, आपके पास 30 रुपए भी हैं, परंतु
आप 40 रुपए प्रति किलो के भाव से टमाटर नहीं खरीदना चाहते तो भी हम इसे मांग नहीं कहेंगे। मांग यह केवल तभी बनेगी जब आप प्रचलित कीमत, जो कि एक निश्चित कीमत है, उस पर आप उस वस्तु की कुछ मात्रा को खरीदने के लिए तैयार होंगे। तीसरा और महत्वपूर्ण कारक यह है कि मांग एक पर्टिकुलर टाइम पर मापी जाती है, एक निश्चित समय बिंदु पर मापी जाती है। इसे भी हम एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप एक कार खरीदने का योजना बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, परंतु आप सोचते हैं कि यह कार मैं अगले वर्ष खरीदूंगा, तो इस कार की मांग इस वर्ष में काउंट नहीं होगी, यह उसी वर्ष में काउंट होगी जब आप उस कार को खरीदने के लिए जाएंगे, उसके लिए आप पेमेंट करेंगे, उसका भुगतान करेंगे। यह उस वर्ष की मांग में शामिल की जाएगी, उस दिन की मांग में शामिल की जाएगी, ना कि आज के वर्ष या आज के दिन की मांग में शामिल की जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मांग के लिए आवश्यक है हमारे पास खरीदने की इच्छा हो, खरीदने की अक्षमता यानी क्रय शक्ति हो, और खरीदने की तत्परता हो, हम पैसा खर्च करने के लिए उस वस्तु के लिए तैयार हो, और किन कीमतों पर, जो कीमतें निश्चित कीमतें हैं, उन्हीं कीमतों पर हम खरीदने के लिए तैयार हो, और एक विशेष समय पर हम आने वाले वर्षों में जो आप कुछ खरीदने जा रहे हो, जो आप कुछ परचेज करोगे, उसको आज की मांग में शामिल नहीं कर सकते हैं। हम केवल उन्हीं वस्तुओं को आज की मांग में शामिल करेंगे जो आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में खरीद रहे हैं। आइए देखते हैं कि मांग तथा मांगी गई मात्रा में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए, किसी भी उपभोक्ता की संपूर्ण मांग अनुसूची या उसका पूरा मांग वक्र मांग कहलाता है। मांग का अर्थ किसी भी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जिसे उपभोक्ता विभिन्न संभावित कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार है। दूसरे शब्दों में हम इसे उस उपभोक्ता की मांग अनुसूची कहते हैं। यदि हम इसका ग्राफिक प्रेजेंटेशन करें तो उसे हम मांग वक्र कहेंगे। मांगी गई मात्रा किसी भी विशिष्ट मूल्य पर खरीदी गई एक विशिष्ट मात्रा है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो मांग वक्र पर कोई भी बिंदु मांगी गई मात्रा को दर्शाता है, जबकि संपूर्ण मांग वक्र हमारी मांग को दर्शाता है। अर्थशास्त्र में मांग को मांग अनुसूची या मांग वक्र द्वारा संदर्भित किया जाता है, जबकि मांगी गई मात्रा एकल मांग वक्र पर कोई भी एक बिंदु है जो एक विशिष्ट मूल्य से मेल खाता है। यानी स्पेसिफिक प्राइस पर जो आप स्पेसिफिक क्वांटिटी खरीद रहे हैं, मान लीजिए कि जब टमाटर 40 रुपए किलो है तो आप 2 किलो टमाटर खरीदते हैं, तो यह मांगी गई मात्रा है। इसी प्रकार विभिन्न मूल्यों पर, मान लीजिए 40 रुपए किलो जब टमाटर था तो आप 2 किलो टमाटर खरीद रहे थे, अगर ये टमाटर की कीमत घटकर 30 रुपए प्रति किलो हो जाती है तो आप 3 किलो टमाटर खरीदने लगते हैं। इसी प्रकार विभिन्न कीमतों पर यदि आपकी मांगी गई मात्रा को दर्ज किया जाए तो यह पूर्ण रूप से आपकी मांग कहलाती है, और यदि हम किसी विशिष्ट कीमत पर आपकी खरीदी गई विशिष्ट मात्रा को देखते हैं तो इसे हम मांगी गई मात्रा कहते हैं। यानी एक वक्र को हम मांग कहते हैं, उस मांग वक्र पर निर्धारित सभी बिंदुओं को हम मांगी गई मात्रा कहते हैं। आइए हम मांग और मांगी गई मात्रा यानी क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड दोनों में अंतर को एक वक्र की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। यदि मैं कहूं कि दिखाए गए वक्र में आप मांगी गई मात्रा को दर्शाइए, तो यह जो बिंदु आपको नजर आ रहे हैं ए से लेकर के एफ तक, यह प्रत्येक बिंदु अपने आप में एक मांगी गई मात्रा को दिखाता है। ए से लेकर के एफ तक सभी बिंदु एक मांगी गई मात्रा को दर्शाते हैं, जो कि हमने ब्लू एरो के माध्यम से आपको दिखाए हैं। और यदि मैं कहूं कि आप इस उपभोक्ता की संपूर्ण मांग को दर्शाइए, तो यह जो पूरा मांग वक्र है यह इसकी संपूर्ण मांग को दिखाता है। मैं फिर से दोहराता हूं, एक मांग वक्र आपकी मांग को दर्शाता है अर्थात डिमांड को दर्शाता है, और इस मांग वक्र पर उपस्थित सभी बिंदु या कोई भी बिंदु, जिस बिंदु को आप पर्टिकुलर दिखाना चाहें, वह बिंदु उस पर्टिकुलर कीमत पर खरीदी गई पर्टिकुलर क्वांटिटी को दर्शाता है, जिसे हम क्वांटिटी डिमांडेड या मांगी गई मात्रा कहते हैं। आइए अब हम डिमांड शेड्यूल अर्थात मांग अनुसूची की चर्चा करते हैं।
मांग अनुसूची दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। व्यक्तिगत मांग अनुसूची अर्थात इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, यह एक विशेष वस्तु की विभिन्न मात्राओं को संदर्भित करती है जो एक व्यक्ति निर्दिष्ट अवधि के दौरान कीमतों के विभिन्न स्तरों पर खरीदने के लिए तैयार और सक्षम होता है। दूसरी ओर बाजार मांग अनुसूची क्या है? बाजार मांग अनुसूची से तात्पर्य एक सारणीबद्ध वक्तव्य से है जिसमें वस्तु की विभिन्न मात्राओं को दिखाया गया है जो सभी उपभोक्ता एक निश्चित अवधि के दौरान कीमत के विभिन्न स्तरों पर खरीदने के इच्छुक हैं। यह प्रत्येक और हर कीमत पर सभी व्यक्तिगत मांग कार्यक्रमों का योग है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो बाजार मांग अनुसूची विभिन्न व्यक्तिगत मांग अनुसूचियों का योग होती है। आइए अब हम इनको देखते हैं कि ये किस प्रकार से दिखाई जाती हैं। देखिए, इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर दोनों प्रकार की मांग अनुसूचियां हैं। हमने वस्तु सेब के लिए राम और मोहन की इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स और फिर एक मार्केट डिमांड शेड्यूल आपके स्क्रीन पर बनाई है। आइए सबसे पहले हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स यानी व्यक्तिगत मांग अनुसूची की बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय राम और मोहन की वस्तु सेब के लिए दो व्यक्तिगत मांग अनुसूचियां दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले हम उपभोक्ता राम की व्यक्तिगत मांग अनुसूची को देखते हैं। उपभोक्ता राम की व्यक्तिगत मांग अनुसूची जो वस्तु सेब के लिए बनाई गई है, उसमें P जो है वो प्राइस को डिनोट कर रहा है और Q क्वांटिटी अर्थात सेब की मात्रा को डिनोट करता है। प्राइस जो है वो प्रति किलो के हिसाब से दिया गया है और क्वांटिटी पर केजी में दी गई है। यही नोटेशन जो है वो मोहन की इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में भी यूज किए गए हैं। सबसे पहले हम राम की इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को डिस्कस करते हैं। देखिए, जब सेब की कीमत 1 रुपये प्रति किलो है तो राम 4 किलो सेब की मांग करता है। इसी प्रकार जब एप्पल की कीमत बढ़कर 4 रुपये प्रति किलो हो जाती है तो राम की मांग 1 किलो सेब रह जाती है। इसी प्रकार हम मोहन की इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को भी देख सकते हैं। जब सेब की कीमत 1 रुपये प्रति किलो है तो मोहन की मांग 5 किलो सेब है और जब कीमत बढ़कर 4 रुपये प्रति किलो हो जाती है तो मोहन 2 किलो सेब की मांग करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल प्रत्येक उपभोक्ता के लिए अलग होती है और वह दिखाती है कि विभिन्न कीमतों के ऊपर उपभोक्ता किसी वस्तु की कितनी मात्रा को खरीदेगा। राम की इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मोहन की इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को किसी भी प्रकार सामान्यतः प्रभावित नहीं करती है। ये दोनों की व्यक्तिगत मांग अनुसूचियां हैं जो उनकी इनकम, उनके टेस्ट और अन्य परिस्थितियों पर डिपेंड कर सकती हैं। अब आपके स्क्रीन पर जो दूसरी प्रकार की मांग अनुसूची है वह है मार्केट डिमांड शेड्यूल या बाजार मांग अनुसूची। बाजार मांग अनुसूची, जैसा कि हमने पहले बताया, व्यक्तिगत मांग अनुसूचियों का योग होती है। अर्थात एक बाजार में जितने भी उपभोक्ता उस वस्तु के होते हैं उन सभी के मांग अनुसूचियों का योग उसकी बाजार मांग अनुसूची को जन्म देता है। तो आइए समझते हैं कि व्यक्तिगत मांग अनुसूचियों की सहायता से किस प्रकार बाजार मांग अनुसूची का निर्माण किया जाता है। तो हमारे केस में जहां हमारे पास दो उपभोक्ता हैं, राम और मोहन, हम दोनों की व्यक्तिगत मांग अनुसूचियों को जोड़कर एप्पल यानी सेब के लिए एक बाजार मांग तालिका या बाजार मांग अनुसूची का निर्माण करते हैं। देखिए, जब कीमत 1 रुपया है तो राम की मांग 4 किलो सेब है। ठीक इसी समय मोहन 5 किलो सेब की मांग करता है। तो जब हम बाजार मांग तालिका का निर्माण कर रहे हैं तो कीमत वही रखेंगे, 1 रुपये प्रति किलो। 1 रुपये प्रति किलो पर सभी उपभोक्ता सेब की कितनी मांग करते हैं, यानी कुल योग 4 + 5 = 9। तो 1 रुपये प्रति किलो पर सेब की बाजार मांग 9 किलो है। इसी प्रकार दूसरा अगर हम पॉइंट लें तो जब कीमत 4 रुपये प्रति किलो है तो उस समय राम की मांग 1 किलो और मोहन की मांग 2 किलो है। तो 4 रुपये प्रति किलो पर बाजार मांग होगी 3 किलो। इस प्रकार विभिन्न कीमतों पर सभी उपभोक्ताओं की पर्टिकुलर मांग को जोड़ कर हम बाजार मांग तालिका का निर्माण कर सकते हैं। बाजार मांग तालिका का निर्माण करते समय हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें कीमत में कोई परिवर्तन नहीं करना है। कीमत के कोरस्पोंडिंग जो क्वांटिटीज उपभोक्ता खरीद रहे हैं केवल उन्हीं का योग करना है। अक्सर ये गलती कर दी जाती है कि क्वांटिटी के साथ साथ प्राइस भी जोड़ देते हैं तो वह बाजार मांग तालिका नहीं बनेगी, वह गलत हो जाएगा। आइए अब हम
व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र की ओर चलते हैं। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप मांग वक्र देख सकते हैं। हमने राम, मोहन और मार्केट डिमांड तीनों के लिए अलग अलग मांग वक्र खींचे हैं, जो अलग अलग रंग में आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम राम के मांग वक्र पर चर्चा करते हैं। देखिए, जब सेब की कीमत 1 रुपये प्रति किलो थी तो राम मांग कर रहा था 4 किलो सेब की। तो 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से राम मांग कर रहा है 4 किलो सेब की। तो यह बिंदु हमें यहाँ प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार जब सेब की कीमत बढ़कर 4 रुपये प्रति किलो हो जाती है तो राम की मांग है 1 किलो सेब की। तो जब सेब की कीमत बढ़कर 4 रुपये हो गई है तो राम की मांग रह गई है 1 किलो सेब की। तो यह बिंदु हमें यहाँ प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार राम की मांग अनुसूची से, राम की मांग तालिका से हम उसका मांग वक्र डिराइव कर सकते हैं, मांग वक्र हम खींच सकते हैं। ठीक इसी आधार पर हमने मोहन का भी मांग वक्र खींचा है, जो हमें येलो कलर में दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए, जब सेब की कीमत 1 रुपये प्रति किलो थी तो मोहन की मांग 5 किलो सेब थी। इसी को हमने यहाँ दिखाया है। जब सेब की कीमत 1 रुपये प्रति किलो है तो मोहन मांग कर रहा है 5 किलो सेब की। तो यह 5 किलो सेब यहाँ पे यह बिंदु हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार जब उसकी कीमत घटकर बढ़कर 4 रुपये प्रति किलो हो जाती है तो मोहन की मांग 2 किलो सेब की रह जाती है। तो यह बिंदु हमें प्राप्त होता है यहाँ। इसी प्रकार हम दोनों उपभोक्ताओं के मांग वक्रों के सभी बिंदुओं को प्राप्त करके उन्हें मिला करके उनके व्यक्तिगत मांग वक्र का निर्माण कर सकते हैं। अब बारी आती है बाजार मांग वक्र की या मार्केट डिमांड कर्व की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों का हॉरिजॉन्टल समेशन होता है, ना कि वर्टिकल समेशन। अधिकतर बार बच्चे यही गलती करते हैं कि उनका हॉरिजॉन्टल समेशन करने के बजाय वर्टिकल समेशन कर देते हैं, अर्थात वो कीमत को जोड़ देते हैं। जैसे हमने मांग अनुसूची बनाते समय ध्यान रखा था कि हमने कीमत में परिवर्तन नहीं किया था, वही चीज हम मांग वक्र खींचते वक्त भी ध्यान में रखेंगे। देखें कि किस प्रकार हम बाजार मांग वक्र डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक कीमत का स्तर लेते हैं जब कीमत है 3 रुपये प्रति किलो। तो आइए देखते हैं कि 3 रुपये प्रति किलो पर राम कितनी मांग करता है। जब वस्तु की कीमत यानी सेब की कीमत 3 रुपये प्रति किलो थी तो राम की मांग थी 2 किलो। तो हमें यह पॉइंट मिल गया जब वस्तु की कीमत 3 रुपये प्रति किलो पर राम का। इसी प्रकार यह मोहन का पॉइंट है, वह 3 किलो सेब की मांग करता है। अब हमें बाजार मांग वक्र खींचना है तो हम इसका हॉरिजॉन्टल समेशन करेंगे, अर्थात मोहन की मांग में राम की मांग को जोड़ दिया जाएगा। यह इतनी जो मांग है ये है राम की मांग। इस इतनी मांग को हम मोहन की मांग के आगे हॉरिजॉन्टली जोड़ देते हैं तो हमें बाजार मांग वक्र का एक बिंदु प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार जब कीमत 2 रुपये है तो राम की मांग थी 3 और इसी समय मोहन की मांग थी 4 किलो सेब। तो 4 में हमें 3 किलो सेब राम के जोड़ देने हैं, यानी ये वाला जो एरिया है उसको हम जोड़ देंगे मोहन के एरिया के आगे और हमें एक नया बिंदु प्राप्त होगा जो बाजार मांग वक्र के लिए होगा। इस प्रकार दोनों मांग वक्रों को हॉरिजॉन्टली समेशन करके हम बाजार मांग वक्र प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक हम यह जान चुके हैं कि मांग क्या है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या है, बाजार मांग अनुसूची क्या है, व्यक्तिगत मांग वक्र क्या है और बाजार मांग वक्र क्या है। इसके अतिरिक्त हमने मांग और मांगी गई मात्रा में भी अंतर को समझा है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी वस्तु की मांग किन कारकों पर निर्भर करती है। इसे अर्थशास्त्र में मांग फलन के नाम से जाना जाता है या डिमांड फंक्शन कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर मैंने एक्स वस्तु का डिमांड फंक्शन लिखा है। तो यह एक्स वस्तु की मांग जिन जिन तत्वों पर निर्भर करती है उनके फलन को दर्शाता है। इसे इस प्रकार से पढ़ा जाता है कि dx यानी डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज द फंक्शन ऑफ px, pr, y, t, e, n, yd, c, gp एटसेट्रा। ये बहुत सारे तत्वों पर निर्भर करती है, जिनमें से कुछ मुख्य तत्व आपकी स्क्रीन पर मैंने लिखे हैं। तो मांग जो है वो एक विभिन्न
कारकों के साथ रिश्ता रखने वाला एक तत्व है जो किसी एक तत्व के द्वारा निर्धारित नहीं होता। इसमें बहुत सारे कारक ऐसे हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं, जिसमें से मुख्य कारक अभी आपकी स्क्रीन पर हैं। तो सबसे पहला जो कारक है वो क्या है, पीएक्स यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इटसेल्फ यानी एक्स वस्तु की खुद की कीमत। हम अभी इन सभी तत्वों की संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो वस्तु की खुद की कीमत है। वस्तु की खुद की कीमत उस वस्तु की मांग को सीधे सीधे प्रभावित करती है और यह प्राइम फैक्टर है जो किसी भी वस्तु की डिमांड को प्रभावित करता है। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम की जाती है और उसकी कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। इसे हम विस्तार से मांग के नियम के तहत पढ़ेंगे। दूसरा तत्व है प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स यानी अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत। इसको समझने के लिए भी हमें दो प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान होना जरूरी है। वस्तुएं संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की हो सकती हैं, पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कीमत का प्रभाव अलग तरीके से होगा और सब्स्टिट्यूट गुड्स में कीमत का प्रभाव अलग तरीके से होगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं या स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती हैं? ये वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग आप एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हो। इनको विस्तार में हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे कि इनकी कीमतें बढ़ने पर मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है यह सब। लेकिन वर्तमान में हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो प्रभाव है कीमत बढ़ने का या कीमत कम होने का, वह वस्तु की खुद की मांग पर क्या पड़ता है। मान लीजिए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कोका कोला और पेप्सी है, तो यदि कोका कोला की कीमत बढ़ जाती है तो पेप्सी की मांग बढ़ जाएगी, यानी ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। लोग यदि कोका कोला महंगी हो गई है तो उसको पीना छोड़कर पेप्सी को पीना शुरू कर देंगे। इसी प्रकार चाय या कॉफी को हम कह सकते हैं। बहुत सारे सब्स्टिट्यूट गुड्स जो हैं वो हमें अपने दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। दूसरे प्रकार की वस्तुएं होती हैं पूरक वस्तुएं, यानी वो किसी आवश्यकता की संतुष्टि एक दूसरे के साथ मिलकर कर पाते हैं। जैसे कार और पेट्रोल, अकेली कार भी आपकी आवश्यकता को संतुष्ट नहीं कर सकती और अकेला पेट्रोल भी आपकी आवश्यकता को संतुष्ट नहीं कर सकता। इसी प्रकार यदि कार की कीमतें बढ़ जाती हैं तो पेट्रोल की मांग भी कम हो जाती है। इनके बीच में संबंध जो है वह वही संबंध पाया जाता है जो वस्तु की खुद की कीमत के संबंध में पाया जाता है। तीसरा तत्व है उपभोक्ता की आय यानी इनकम ऑफ कंज्यूमर। उपभोक्ता की आय वस्तु की मांग के साथ सीधे सीधे जुड़ी होती है। आय बढ़ने पर सामान्य वस्तु की स्थिति में उसकी मांग बढ़ जाती है और आय कम होने की स्थिति में उस वस्तु की मांग भी कम हो जाती है। चौथा तत्व है टेस्ट ऑफ कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की पसंद। उपभोक्ता की पसंद किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और रंगीन टीवी का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे वर्तमान में कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को नहीं खरीदता क्योंकि उपभोक्ता की पसंद रंगीन टीवी हो चुके हैं। पांचवा तत्व है ई अर्थात एक्सपेक्टेशंस यानी संभावनाएं। संभावनाएं किस प्रकार की? संभावनाएं अनेक हो सकती हैं। संभावनाएं कीमत से संबंधित भी हो सकती हैं, संभावनाएं मौसम से संबंधित भी हो सकती हैं, संभावनाएं किसी गवर्नमेंट पॉलिसी से संबंधित भी हो सकती हैं। लेकिन हम उदाहरण के लिए मान लें कि उपभोक्ता को लगता है कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है तो वर्तमान में उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी चाहे उसकी कीमत कम ना हुई हो। तो इस प्रकार एक्सपेक्टेशंस जो है, संभावनाएं जो हैं, वो भी मांग को प्रभावित करती हैं। छठा तत्व है एन अर्थात साइज ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का आकार। देखिए, जिस देश की जनसंख्या अधिक होगी सामान्य बात है कि वहां पर लोगों के द्वारा मांग भी अधिक की जाएगी, यानी कम्युलेटिव डिमांड वहां की उस देश की उस अर्थव्यवस्था की अधिक होगी। यह वह तत्व है जो बाजार मांग को प्रभावित करता है, व्यक्तिगत मांग को यह प्रभावित नहीं करता है। इसी प्रकार अगला तत्व है वाईडी अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी आय का वितरण। यदि किसी अर्थव्यवस्था में आय का वितरण बहुत अधिक असमान है, यानी कुछ लोगों के पास बहुत अधिक धन और बहुत अधिक लोगों के पास बहुत थोड़ा धन है, तो ऐसी स्थिति में भी मांग कम होगी। इसके विपरीत यदि आय का वितरण समान है तो सभी लोगों के पास क्रय शक्ति होगी और पूरे अर्थव्यवस्था की कम्युलेटिव डिमांड जो है वो अधिक होगी।
अगला महत्वपूर्ण तत्व है सी अर्थात क्रेडिट अवेलेबिलिटी, यानी साख की उपलब्धता। साख को आप सामान्य भाषा में यदि मैं कहूँ तो ऋण समझ सकते हैं, यानी अगर साख की उपलब्धता है, ऋण आपको आसानी से उपलब्ध है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था में, ऐसे बाजार में मांग अधिक होगी। इसका उदाहरण आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देख सकते हैं कि यदि कार इत्यादि खरीदने के लिए साख उपलब्ध आसानी से है तो कारों की मांग बढ़ जाती है। अगला तत्व है जीपी अर्थात गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीति। सरकारी नीति भी कई बार मांग को प्रभावित करती है। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे गुजरात की सरकार ने शराबबंदी कर रखी है, तो वहां पर शराब की जो मांग है वह इससे प्रभावित हुई है। इस प्रकार बहुत से अन्य तत्व हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं, जैसे ज्योग्राफिकल कंडीशंस, आपके पास्ट लेवल ऑफ इनकम, आपके पास्ट लेवल ऑफ डिमांड। बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं, जिनमें से मुख्य तत्व आपकी स्क्रीन पर मैंने लिखे हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं अर्थशास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अर्थात मांग के नियम की, लॉ ऑफ डिमांड। सो व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड? द लॉ ऑफ डिमांड states that ceteris paribus, or say conditional on all else being equal, as the price of a good increases, quantity demanded decreases. Conversely, as the price of a good decreases, quantity demanded increases. In other words, the law of demand describes an inverse relationship between price and quantity demanded of a good. मांग का नियम यह बताता है कि अन्य चीजों के समान रहने पर वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। दूसरे शब्दों में, अन्य बातों के समान रहने की दशा में किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग में कमी हो जाती है, और इसके विपरीत मूल्य में कमी होने पर उस वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। आइए अब हम मांग के नियम को डिमांड कर्व यानी मांग वक्र की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। मांग वक्र की सहायता से मांग के नियम को समझने के लिए सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि हम जब मांग के नियम की बात कर रहे होते हैं तो हम मांग फलन के सभी तत्वों को, केवल वस्तु की खुद की कीमत को छोड़ करके सभी तत्वों को स्थिर मान लेते हैं, अर्थात उनमें किसी प्रकार के परिवर्तन की संभावना को समाप्त कर देते हैं। परिवर्तन केवल वस्तु की खुद की कीमत में किया जाता है, और उसके अनुरूप जो वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है उसकी व्याख्या मांग का नियम करता है। पिछले स्लाइड में एक लैटिन शब्द सेट्रस पेरिबस का प्रयोग मेरे द्वारा किया गया था। उसका अर्थ ही यह था कि ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी बाकी सभी तत्वों को हमने स्थिर मान लिया है। तो इसी अवधारणा के आधार पर जब हम एक मांग वक्र खींचते हैं तो वो एक ऋणात्मक ढाल वाला वक्र होता है। एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि जब हम कोई ऋणात्मक ढाल वाला मांग वक्र खींचते हैं या कोई भी वक्र जिसका ढाल ऋणात्मक हो, तो आपने जो चर यानी वेरिएबल्स एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर लिए हैं, तो ऐसा वक्र जिसकी ढाल ऋणात्मक है यानी बाएं से दाएं की ओर गिरती हुई है, वह दोनों वेरिएबल्स, दोनों चरों के बीच विपरीत संबंध या ऋणात्मक संबंध को ही दर्शाएगा। अभी आपकी स्क्रीन पर एक डीडी मांग वक्र है जो किसी वस्तु x की कीमत और उसकी मांगी गई मात्राओं के बीच में संबंध को दर्शा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस मांग वक्र का ढलान भी बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरता हुआ है, जिसे हम ऋणात्मक कहते हैं, अर्थात यह एक ऋणात्मक ढाल वाला मांग वक्र है। तो अब हम अपने मांग के नियम की पुष्टि इस वक्र के सहायता से करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए वस्तु x की आरंभिक कीमत 12 रुपए है। तो ऐसी स्थिति में जब वस्तु की आरंभिक कीमत 12 रुपए है तो भोक्ता द्वारा वस्तु की मांग 60 यूनिट की जाती है। अब हम वस्तु की कीमत को कम कर देते हैं। मान लीजिए कि वस्तु की कीमत में गिरावट होती है और यह कम होकर
₹6 पर आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब वस्तु की कीमत कम होकर ₹6 हो जाती है तो वस्तु की मांग 60 यूनिट से बढ़ करके 130 यूनिट हो जाती है। दूसरे शब्दों में कीमत में कमी होने पर हम मांग में एक वृद्धि को दर्ज कर पाते हैं। इसी प्रकार हम मांग में वृद्धि होने की दशा में भी अपने नियम की व्याख्या कर सकते हैं। मान लीजिए आरंभिक कीमत ₹2 है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु की मांग 200 यूनिट है। अब आरंभिक कीमत ₹2 और आरंभिक मांग 200 यूनिट्स है। इसी स्थिति में यदि वस्तु की मांग कीमत बढ़कर ₹4 हो जाए तो इस स्थिति में वस्तु की मांग जो है वह घटकर 200 से 150 हो जाती है। यानी जब वस्तु की कीमत में एक वृद्धि दर्ज की गई तो उस समय वस्तु की मांग में एक कमी को दर्ज किया गया। तो इस प्रकार ऋणात्मक ढाल वाला मांग वक्र हमें कीमत और वस्तु की मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग में कमी होती है या उसकी मांग कम हो जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसे ही ऋणात्मक संबंध कहा जाता है कि एक चर के बढ़ने पर दूसरा चर कम होता है और एक चर के कम होने पर दूसरा चर बढ़ जाता है। तो मांग के नियम की व्याख्या करते समय हमें दो बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना है। पहला कि वस्तु की अपनी कीमत को छोड़ करके उसके बाकी सभी निर्धारक तत्वों को यानी अन्य बातों को हम अपरिवर्तनशील यानी समान मान लेते हैं, नहीं तो मांग का नियम लागू नहीं होगा, उसमें परिवर्तन हो सकता है। और दूसरा, मांग वक्र का ढलान हमेशा ऋणात्मक होता है, जो क्या दर्शाता है कि कीमत में और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। जब कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है, जब कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है। मांग वक्र बाएं से दाएं की ओर गिरता हुआ क्यों होता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि मांग का नियम लागू होने के क्या कारण हैं, ऋणात्मक ढाल वाला मांग वक्र क्यों होता है। मांग के नियम के लागू होने के 5 मुख्य कारण हैं जो अभी आपकी स्क्रीन पर हैं। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, जिसे ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम भी कहा जाता है। आय प्रभाव या क्रय शक्ति में वृद्धि। तीसरा, प्रतिस्थापन प्रभाव। चौथा, क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन। और पांचवा, विभिन्न उपयोग। अब क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो गई है तो मांग के नियम के लागू होने के कारणों की विस्तृत व्याख्या और मांग के नियम के अपवाद आप अगले वीडियो लेक्चर में देख पाएंगे। धन्यवाद।